एक शायरी याद आ गई कि पाँव बेचकर सफ़र खरीदे, सफ़र बेचकर राहें, कि पाँव बेचकर सफ़र खरीदे, सफ़र बेचकर राहें, आज जो खुद को बेच चुका हूँ सबकी पड़ी निगाहें। कितने लोग हैं जो टीवी से निकले हैं, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह शर्मा, मृणाल ठाकुर एंड हीरोइनें भी है, कितनी निकली हैं टीवी से। तो टीवी तो बेस्ट है यार। पर डे जा रहा है, एवरी डे तो महीने में 20 से 25 दिन काम कर रहे हैं, रोलिंग घूम रही है, पैसा आ रहा है, और क्या चाहिए। और टेलीकास्ट भी हो रहा है। तेजी था हर चीज़ के लिए, पागलपन रहता था मेरे सवाल कि ये करना है तो करना है, तो इसलिए आज तक नहीं सुनी। और उसके बाद से क्या हुआ, फादर साहब थे नहीं, और यहाँ जब आना रिस्की था, फिर ये भी फियर था कि कुछ बनूंगा, कब बनूंगा, ऊपर वाले सवाल पूछता था मैं कि कब बनूंगा, कैसे चलेगा, सब कुछ करना है। मम्मी के लिए इतनी सारी ड्रीम्स हैं मेरे कि मम्मी को जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, अपना पैसे कमाऊंगा, तो मम्मी को ये भेजूंगा, मम्मी को ये सुख दूंगा। और आज भी मैंने पहली गाड़ी ली थी अपनी मम्मी के लिए घर पे, बुलेट ली, भेज दी घर पे छोटे भाई के लिए, R15 ली, छोटे भाई के लिए दी। यहाँ मैं भले ही ऑटो से चलता हूँ। रियलिटी यही है कि पहली बार तो जब आप आओ, जो मैंने बोला अभी पीछे कि बिल्कुल तैयार हो के आओ कि अब मैदान में उतरने वालों, युद्ध बाकी है, क्योंकि ये मुंबई है, माया नगरी है, और ठीक है तो आसानी से कुछ नहीं होता। बट अगर आप कामयाब हो जाओगे, उसमें लगे रहो, तो कामयाब तुमको बना के छोड़ेगी बॉम्बे, खाली नहीं भेजेगी। तो सबसे पहले क्या, उन लोगों से दूर रहना, क्योंकि आजकल कास्टिंग काउच, धोखाधड़ी, कि इतने लाख रुपए, इतने हज़ार रुपए दे दे, तेरा काम हो जाएगा, तुझे मैं इस शो में इस किरदार पे, इस रोल पे तुझे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट विष्णु थीम, एक्टिंग थीम, इमोशंस थीम और काफ़ी इंस्पिरेशनल होने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि उनकी बैक स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी जर्नी काफ़ी तगड़ी है। पॉडकास्ट एंड तक देखिए, सीखिए, नॉलेज एब्जॉर्ब कीजिए, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से खुद सीखिए एंड इंस्पायर होइए इस स्पेशल पर्सनालिटी से। According to me, he is a chosen one, chosen by Vishnu ji. This is actor Priyom Gujjar, only on the Viral Partners show. Hi Priyom, welcome to the show. Thank you so much. I'm so glad to have you here today. Initially, we worked together, we became friends, and Yes. now we are together here. Yeah. That's my honor. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लग रहा है आज कि स्वयं विष्णु जी प्रकट हुए हैं। So, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे एज एन आर्टिस्ट बात करूँगी. इट विल बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट conversation, and little bit of spiritual angle रखेंगे, little bit of inspirational angle रखेंगे, ताकि आने वाले aspiring actors को आपकी story सुनकर अच्छा लगे, उनके सपनों को ताकत मिले। बिल्कुल। So, जैसे आपसे डिस्कशंस हुए थे पहले भी कि आपकी स्टोरी समझी मैंने, काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी मोटिवेशनल लगी। मुझे तो पता है, पर मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए आप आपके जर्नी की एक छोटी सी झलक दे, ताकि जो इंसान और रियलिटी चेक भी दे, क्योंकि जो इंसान मुंबई आता है एक्टर बनने, काफ़ी सपने लेकर आता है, और 10 में से एक ही शायद बन पाता है, बाकी सब लौट जाते हैं। वो भी है बात एक्टर की नहीं है, हर कोई अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाता है तो खाने कमाने या अपने सपने पूरे करने जाता है। राइट। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी इंसान को एक्टर बनना। कितने लोग ऐसे होंगे जो आईटी से इंजीनियरिंग करने आए होंगे, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हर किसी का अलग अलग रास्ता है। बट एज एन एक्टर एक जर्नी जब आदमी उसको चूज़ करता है तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बिकॉज एज एन एक्टर आपको लुक मेंटेन करना है, एज एन एक्टर आपको खुद को मेंटेन करना है, एज एन एक्टर आपको अपने इमोशंस को मेंटेन करना है। ठीक है, कभी जैसे आपने पूछा कि क्या जर्नी रही है, तो जब मैं अपना घर छोड़ के यहाँ निकला तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आई। सामने सिचुएशन रखी गई। मेरे दादाजी और दादी जी चाहते थे कि मैं वहाँ जाके टाइम वेस्ट ना करूँ। होनहार हूँ, हाइट अच्छी लंबी है, तो जैसे मेरा बैकग्राउंड जो है यूपी पुलिस, आर्मी, ये सब है। मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और फार्मर फैमिली तो हमारी है ही, क्योंकि हम तो रहेंगे, गुजर जितने भी होते हैं
अपना फार्म तो उनके पास होता ही होता है, तो मेरे सामने रखा गया कि बिजनेस कर लो कोई, या फिर पढ़ लिख के कुछ और जॉब ले लो, या फिर कि पुलिस में लग जाओ, आर्मी में लग जाओ। और उनका कहना ठीक था, एक स्टेट तो छोड़ के आना, दूसरा स्टेट छोड़ के मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो चलो ठीक है, आप घर से निकले दिल्ली पहुँच गए, हार्डली 3 घंटे का रास्ता है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो या तो मुझ तक वो पहुँच जाएंगे या मैं घर तक पहुँच जाऊँगा। पर बॉम्बे में मेरा कोई दूर दूर से कोई रिश्ता नाता नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सपने थे। तो मेरे सामने अब मैं भी अगर किसी का, मेरे भी अगर बेटा होगा कल के टाइम, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, तो वो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि वहाँ जाके क्यों धक्के खाने हैं, नहीं बन पाओ कुछ है, वहाँ जाकर तुम स्ट्रगल करोगे, हमें बुरा लगेगा। ऑब्वियसली तो उनका कहना ठीक था कि यहाँ तक हमारी बातचीत है, इन सब चीज़ों की नॉलेज है, जिसकी नॉलेज है ही नहीं हमें कि एक्टिंग होती क्या, उसका किसी का ये नहीं पता। मेरी फैमिली में इससे पहले कोई एक्टर नहीं बना, आई एम द वन, आई एम द वन, ठीक है। और अचीवमेंट भी मिले हैं यहाँ तक पहुँचने का। तो यही था, जब घर से निकला मेरे सामने सिचुएशंस आ गई, फिर इनको हैंडल करना, मनाना, बताना। जब मैंने अपना थिएटर शुरू किया था तो यू कांट बिलीव, मैंने ये बोल के शुरू किया था कि दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोचिंग करनी है। तो घर वालों ने खुशी खुशी भेज दिया, हाँ बेटा पढ़ाई करो। लेकिन उसी बीच मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि बीच में मैं 2 दिन जो मिलेंगे सैटरडे संडे, तो वर्कशॉप लूँगा, थिएटर वर्कशॉप। वही किया मैंने, अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली में, अरविंद गौड़ जी का, वहाँ पे मैं गया। एक दिन मैंने प्ले देखा, चूहे और आदमी, तो उसमें जो मैंने लोगों की परफॉर्मेंस देखी तो मुझे था कि एक दिन मैं भी यहाँ तक पहुँचूँगा, परफॉर्म करूँगा। तो मैंने ऐसे ही प्ले के बाद सबसे फीडबैक लेते हैं, कैसा लगा। मैंने भी पूछा, सर ने पूछा, सब लोग खड़े हो जाते हैं, कैसा लगा प्ले हमारा, और सर बहुत बढ़िया सर, मुझे भी करना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बाहर हमारा बंदा है, उससे आगे बात कर लो, तो वर्कशॉप ले लेना। तो वर्कशॉप का पैसा लगा था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद मैं थिएटर से कनेक्ट हो गया। तो मैं सैटरडे और संडे वर्कशॉप पे जाता था अपना, ठीक है, थिएटर वर्कशॉप लेने। घर वालों को नहीं पता था इस बात, सिर्फ झूठ बोल के जाता था कि मैं काम से जा रहा हूँ। सिर्फ मेरे मामा जी के बेटे को पता था। तो फिर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर मैं कंटिन्यूसली थिएटर जाने लग गया, वहाँ रहने लग गया। जैसे क्या, जब प्ले होता था तो बैक स्टेज संभालना पड़ता था उनको, टिकट्स बांटने हैं, और फ्री स्ट्रीट प्ले होते थे उनके, ठीक है। जैसे कोई भी मुद्दा दे दिया, थिएटर वालों को मिलता है, पैसा मिलता है उस चीज़ का, जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत पे, तो हम जाके नुक्कड़ नाटक करते थे। उसका एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का रहता था। पहली 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि हम गए और भीड़ भाड़ काफ़ी सारी, तो उसमें क्या होता था, ब्लैक कलर का कुर्ता, ये हमारी ड्रेस थी हमारे थिएटर की, और सबको कुछ ना कुछ दिया जाता था कि आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, चिल्ला चिल्ला कर। तो पहले दिन मैं गया, मैंने कि ये कहाँ फंस गए, इतनी भीड़ दिख रही है। अब तो शर्म नहीं है, बट स्टार्टिंग में लगा ना ऐसे, यार मुझे देखेगा कोई, मैं तबला बजा रहा हूँ, आओ आओ नाटक देखो करके। एक दिन ऐसा फील हुआ, मैंने कि नहीं, यही तेरा जीवन है, इसी चीज़ से जुड़ना है, तो शर्माएगा तो खाएगा क्या, और एक्टर है तो शर्माना छोड़ ही दो। ठीक है, वो जर्नी। तो फिर धीरे धीरे घर वालों को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो मैटर है। फिर मम्मी ने मेरी भाई से पूछा, बुआ के बेटे से, सॉरी मामा के बेटे से, उनका नाम भी प्रियोम है, मैं बता दूं, ठीक है वो, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। तो मम्मी ने पूछा क्या बात है, कहाँ जाता है, हमको कुछ बताता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आंटी जी ये थिएटर करने जाता है, एक्टिंग सीख रहा है। मम्मी को गुस्सा आ गया हल्का सा कि तू पढ़ाई करने गया था, ये सब करने गया था। फिर मैंने मम्मी को समझाया, फिर धीरे 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 मैंने सीखा। उसके बाद एक टाइम पे 2017, और यही इन्हीं दिनों बारिश का समय था, मैंने मम्मी से कहा मुझे जाना है। तो मामा जी के बेटे से मैंने बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है। मामा जी के बेटे ने कहा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उन्होंने कहा कि देख जा तो रहा है पर एग्जिट नहीं है, तो 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद बोलेगा मुझे ये छोड़कर ये करना है, तो मैं तेरी सपोर्ट में नहीं रहूँगा। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा काम है, घुटने नहीं टिकने दूंगा, मैं जा रहा हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस था, बचपन से था मेरा, एक ही था। लोग कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना था, मैं यहाँ गया, नहीं, मुझे एक्टर ही बनना था। मैं 12th क्लास में जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो मैं राजकुमार साहब की आवाज़ निकालता था, जानी हम तुम्हारे बाप हैं, इस तरीके से उस वक्त भी। तो ऐसा था मेरा, मुझे कि जाना है, बचपन से एक्टर, बचपन से, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो आज भी है और कल भी है, यही रहेगा, जीवन यही है। There's no plan B। नहीं, कोई प्लान भी नहीं है। प्लान भी साइड में, बिजनेस सेटअप खड़े करने, वो चलता रहेगा, बट मैं इसी में भी ध्यान दूंगा, इसी में लगा रहूँगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो ये। तो मामा जी के बेटे ने मम्मी से बात कर, इसको जाने दो। फिर धीरे धीरे घर वालों को कन्विंस करा, लड़ाई किया, झगड़े किए, मुझे और कुछ करना ही नहीं है ना, मेरा मन ही नहीं है। और शायद मैंने जैसा कि बोला कि अगर मैं IAS PCS भी बन जाता तो भी खुश नहीं रह पाता। इसमें मैं अपने करियर में बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है जीवन। तो वहाँ से फर्स्ट मेरे दादाजी ने मुझे 15,000 रुपये कैश दिया था कि ये लेके जा। कुछ मेरे पास सेविंग्स थी, कुछ मम्मी ने दिए थे। और जब हम बॉम्बे आए तो ऐसा लग रहा था कि बस जाएंगे, ट्रेन से उतरेंगे और करण जौहर या फिर कोई यशराज हमारे पास ऐसे ऑटोग्राफ लेके, मतलब खड़ा होगा अपनी टीम के साथ कि आओ तुम्हारा इंतजार था,
इस कॉन्फिडेंस से आ रहा था मैं। जैसे ही मैं उतरा ट्रेन से, मैंने पहुंच गए तो मुंबई सेंट्रल उतरे, तो मैंने कहा यार अंधेरी जाना है। बोले भाई एक ट्रेन और लगेगी। तो पहली बार हम लोकल ट्रेन में चढ़े। मैंने कहा अच्छा लोकल ट्रेन भी होती है। फिर उन्होंने बताया अंधेरी वेस्ट जाना वहाँ। फिर वहाँ मेरा एक जो दोस्त था, केतन नाम है, डांसर है वो, तो उसी के थ्रू आया हुआ है। मैंने कहा रहने का करवा देना, मेरा जो भी रेंट वेंट होगा वो मैं दे दूंगा, लेकिन ठिकाना बता देना। उसने ढूंढ के रखा हुआ था पीजी, 4 लोग रह रहे थे। तो मैं आया, वो मुझे मिला। मिलने के बाद मैंने कि वो कहता वेलकम। मैं कि वेलकम। हमने थोड़ा सा मुंबई को चूमा, पहली बार कदम रखे तो चूमा। मैं कि तेरे वास्ते आया, संभाल लेना। 2-4 दिन घूमे फिरे, बट मैं ज़्यादा घूमने फिरने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करा। जैसे लोग होते हैं ना, पहले मुंबई को जान लो 1 महीना 2 महीना। मैं पहले ही दिन हमारे कुछ तो डायरेक्टर साहब है, दिल्ली के हैं, वो रामलीला करते थे, बेचारे रहे नहीं, डेथ हो गई उनकी। तो वो किसी म्यूज़िक बनवाने आए थे यहाँ पे फिल्म सिटी के पास में। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं म्यूज़िक बनवा रहा हूँ, आजा सेम डे। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, थक गया हूँ, आराम करने दो। मैंने कहा नहीं, मैं सर मुझे यहाँ फिल्म सिटी देखनी है। मैं गया तो पहले दिन में फिल्म सिटी देखी। तो ये जर्नी मेरी वहाँ से रही। तो ये देखने के बाद फिर हम यहीं पे मड में है एक, मैं नाम नहीं जान रहा, कोऑर्डिनेटर है। पहले बड़ी भीड़ लगी होती थी वहाँ पर, तो 2,500 हज़ार रुपये देकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता था। उसमें वो क्या ऑप्शन भेजने थे, काम हो जाता था। तो हमारा भी ऐसे ही रहा। हमने शो वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लिया। टचवुड महादेव का आशीर्वाद था। तो रजिस्ट्रेशन करवाते ही मुझे पहला काम मिल गया, महाबली हनुमान। उस महाबली हनुमान में हमको एक शुभ और लाभ होते हैं अपने विष्णु जी के द्वारपाल। उसमें शुभ या लाभ कोई सा दो में से एक कैरेक्टर था। एक तो रेड कैमरा लगा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, ऊपर से पूरा ग्रीन फ्लोर है, पहला दिन है हमारा, मतलब कैमरे के सामने, और ऊपर से माइथो शो। पानी पीऊँ तो गले से ना नीचे जाए। मैंने क्या होने वाला। ऊपर से डायलॉग्स, हम 4 डायलॉग ऊपर वाले याद करें, नीचे वाले भूल जाए। तो फियर था, ठीक है, कॉन्शियस था। और वो फर्स्ट टाइम आपने कैमरा फेस किया। हाँ, अगर डायलॉग हिंदी में होते, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो शायद उतना डर नहीं लगता। ऊपर से 7 वालों चढ़ा दिया, अरे नीरज सर डायरेक्टर है भाई, कोई भी मिस्टेक करता है, असिस्टेंट आके बोला एसोसिएट भाई लाइंस वाइंस याद कर लेना, सर का मूड बहुत गर्म रहता है, नहीं तो सुना देंगे। हम और डर गए। अब हम ना पानी पिए ना खाना खाए, हम लाइनें याद कर रहे हैं, वो 4-5 पन्नों की लाइन सी, तो आगे पीछे हो रही है, आगे पीछे हो रही है। अरे क्या होगा। फिर भी मैंने कहा चलो देखा जाएगा, बात हो गई, अब तो करना ही है। तो हम पहुँच के सेट पे और कह रहे विष्णु जी को खड़े प्रणाम करो। मैंने कहा विष्णु जी, मैं कहाँ है विष्णु जी? बोले ग्रीन पड़ता लगा, यहाँ देखो यहाँ विष्णु जी। मैंने कह रहे मारे गए यार। और जो जिसको डायलॉग बोलना वो है ही नहीं। माइथो शोज में यही होता है कि आपको टोकी टोकी करना है कि वो ग्रीन ग्रीन लगा हुआ है तो वो है यहाँ पे। मैंने देखा, मैंने कि विष्णु जी आ ही जाना मार दिया होगा। हाँ, मन में। उसके बाद डायलॉग जो बोलना शुरू किया। अब चलो मैं तो 4 दिन पहले आया हुआ हूँ। जो लड़का मेरा साथ को एक्टर है वो साला 2.5 साल से है। उसको भी लाइन याद नहीं, मैं तो भूल मैंने कि वो याद रख लेता तो कम गालियां पड़ती। भाई वो भी भूल गया। मैंने कहा अरे भाई लगी ऐसी की तैसी। मैंने कहा मैं तो 4 दिन वाला है, चल भूल रहा हूँ, ठीक है। और वो मुझे भाषण दे रहा था, तो नया नया आया, तुझे बहुत सीखने की जरूरत है। तो मैं कह रहा भाई तू तो पुराना, तू कब सीखेगा? मुझे 2.5 साल हो गए। कोई बात नहीं, फिर भी चलो हमने बोलना शुरू करा। उसके बाद वो कहते, डायरेक्टर साहब कहते हैं बस इस चूतियों को कहाँ से पकड़ के ले आया, कौन किसने की कास्टिंग? ऊपर से क्या बच्चे थे हमारे सामने, ऋषि मुनि बच्चे आते और बच्चे पापा पापा बोल रहे, पूरी सारी लाइनें। मैंने क्या मारे गए यार, यहाँ तो गालियाँ पढ़नी है, बच्चे हमसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। कोई नहीं, जैसे जैसे करके वो 2-2 लाइनें बुलवा के, 4-4 लाइनें बुलवा के वो हमारा 3 दिन में खत्म हो गया। तो ऐसा लगा मैंने कि यार ये तो जैसा था जेल में डाल दिया यार, बट मज़ा आया, ठीक है। उसके बाद से फिर शोज मिलना शुरू हो गए। टचवुड मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कैसा था ना कि मेरे पास चॉइस नहीं थी और कैरेक्टर्स करने पड़े बिकॉज मुझे सीखना था, ऊपर सर्वाइवल भी था यहाँ पे। बट ये थोड़ा सा जो पंगा था ना जो आज भी है, वो बड़ा गलत है। टीवी शोज में जो 3-3, 4-4, 5-5 महीनों के बाद जो पेमेंट मिलता है ना, वो गलत है। मैं तो अपील भी करी है। अगर मैं ये लोग कुछ शुरू करे तो मैं सबसे आगे लट लेके खड़ा हो जाऊंगा, मगर ये नियम हटाओ यहाँ से। क्योंकि कितने बेचारे स्ट्रगलर्स हैं जिनके पास बैकअप नहीं होता, तो वो काम करते हैं 1 डे 2 डे, तो उनको अगर मिल जाए, रेंट पे करना होता है, रेंट पे करना, मुंबई में सर्वाइव करना होता है। तो हम ऐसे काउंट करते थे कि आज हमने इस महीने में 5 दिन का काम करा है, 2 दिन इस वाले शो में, 1 दिन इस वाले शो में। तो 2,500-3 हज़ार भी पर डे था उस टाइम जब नए नए थे। 2,500-2,100 रुपये मुझे पर डे मिला था। तो मैं लिख कर रखता था डायरी में कि यही मिल जाएगा। वो आपका फर्स्ट पे चेक था? हाँ, पे चेक था 2,100 रुपये। और उसी प्रोडक्शन में मैंने 17,000 भी लिया है, 14,000 भी लिया है। वाओ, ठीक है। वो वहाँ से वहाँ तक की जर्नी लंबी रही है, लेकिन मज़ेदार रही है, खूबसूरत।
तो उसमें क्या था कि हाँ मैं लिखता था ऐसे, मैंने कि हाँ कितना 4 दिन का शो, इस महीने में 5 दिन काम कर लिया तो 2 पंजे 10,000 आ गए, इसमें से किराया इतना निकल गया ऐसे कर काउंट कर गया। तो उस वक्त हमें कैरेक्टर्स तो चाहिए था, लेकिन उस वक्त पर डे ज़्यादा चाहिए था, काम ज़्यादा चाहिए था, मतलब जितना काम रहेगा उतना ऐसा। तो टचवुड ऊपर वाले ने सुनता रहा। कितने ऑडिशंस दिए अब तक? बहुत सारे, मतलब काउंट है? कई हजारों ऑडिशंस। एंड फर्स्ट ब्रेक कितने ऑडिशंस के बाद मिला? फर्स्ट ब्रेक तो मुझे 3 ऑडिशन के बाद ही मिल गया था, महाबली जय हनुमान। लेकिन अच्छा जो बताऊं मैं कान, मेरा बिग मैजिक पे एक शो आता था, देवों का देव कुछ तो था, तो वो वाला शो मेरा पहला कॉन्टिन्यूटी था, यानी कि मैं लगातार उसमें काम कर रहा था। तो उस वक्त ये था कैरेक्टर के साथ साथ कि कंटिन्यूटी मिल जाए। जैसे आज की डेट में अप्रोच होती है कि लीड कर रहा है भाई, एक लीड शो छूटने का दूसरा शो लीड में मिल जाए, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, कंटिन्यूटी मिल जाए, कंटिन्यूसली हम लोग स्क्रीन पे दिखें एंड हमारा पे चेक भी बड़ा है। तो ये अपना ये है प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल प्रोडक्शन, जिसने अपना ये बनाया देवों के देव महादेव एंड हाथी मंडोल, तो उन्हीं का शो आ रहा था बिग मैजिक पर। तो उसमें आई गॉट सेलेक्टेड फॉर वायुदेव। तो उसमें मैंने पूछा बस सर दिन कितने जाएंगे, कह रहे देवता हो 8-10 दिन तो लगेंगे, बट टच वुड हमने ऐसे कहे 29 दिन काम करा है। और उसकी जर्नी सुनो तो उस वक्त मैं महाड़ा में रहता था एंड शूट होता था नायगांव, एवरीडे आपको जाना है। आप महाड़ा से, अंधेरी महाड़ा से नायगांव अप एंड डाउन करता था सुबह। और दूसरी बात क्या था, उस वक्त मेरी जेब में इतना पैसा नहीं होता था कि मैं ऑटो डायरेक्ट कर सकूं, शेयरिंग वाला ऑटो पकड़ना होता था या बस, 2 में से कोई एक, और टाइम पे पहुंचना था 8:15 पे, क्योंकि कैब खड़ी होती थी जो आर्टिस्टों को लेके जाएगी, और आप लेट हुए तो आपका वेट नहीं करेगी, छोड़ के चली जाएगी, और छोड़ के चली गई अगर तो 250 रुपये लेगा ऑटो वाला, क्योंकि नायगांव भयंदर था ना ये भजनलाल स्टूडियो, और भजनलाल स्टेशन से जाएंगे तो टाइम भी लगता, पैसे भी लगता। तो इसलिए मैं उठता था 5-5:30 बजे सुबह उठता था, तैयार होता था, तुरंत बस पकड़ता था, अंधेरी पहुंचता था, लोकल ट्रेन पकड़ी सीधा वहाँ। कितनी बार ऐसा हुआ, 2-3 बार 4 बार लेट पहुंच गए, कैब निकल गई, तो हमको शेयरिंग वाला ऑटो करना पड़ रहा है, तो उसमें रुक के लेट पहुंच रहे हैं, हमको गालियाँ पड़ रही हैं कि तुम्हारे अकेले की वजह से शूट रुका पड़ा है। और अच्छी बात भी नहीं है किसी को अगर आपकी वजह से, और कितनी बार लेट हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, आप अगर एक्टर हो तो आपकी पर्सनल लाइफ से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, प्रोफेशनलिज्म तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, उनको कोई मतलब नहीं है। और ये इंडस्ट्री है ही ऐसी, इसमें किसी को किसी से मतलब नहीं, भाई पैकअप हुआ घर जाओ, तो वो अच्छा भी एक तरीके से। तो ये था, तो उस वक्त एवरीडे में, और रात को मैं जब उधर से पैकअप होता था 9:30-10 बजे, तो अगर हमारा पैकअप जल्दी हो गया तो फिर भी क्या हम अकेले को लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि हम कैरेक्टर कर रहे थे। लीड कर रहा होता तो मुझे आराम से, जैसा आज कैब लेके भी जाएगी छोड़ के भी जाएगी, चाहे अकेला हूँ, तो मैं वेट नहीं कर सकता, तो वेट करना पड़ता था। रात को कुछ करीबन 2:30-12:30-1 बजे मैं घर पहुँचता था। खाने में कुछ लग जाता था मुझे आधा घंटा 40 मिनट, कभी मैगी खा के सो गया, कभी अगर बॉडी मेंटेन करनी थी तो कभी एग्स खा के सो जाता था। और उस पीजी में हम लोग 7 लोग रहते थे, 1 BHK में, ठीक है। और ये यहीं पर था महाड़ा में। यहाँ से जर्नी शुरू हुई। वो शो 28 दिन 29 दिन हमने शूट करा, कुछ 6-7 महीने शो चला। तो उसके बाद जब धीरे धीरे पैसे आ गए तो हम थोड़ा अलग हो गए, थोड़ा स्मूथली जगह पे चले गए जहाँ पे लोग कम हो, थोड़ा सुकून रहे। फिर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस, मैं मायके चले जाऊँगा सोनी टीवी, वो भी बड़ा अच्छा ब्रेक था। उसमें जो भावो देवी बनती थी दिया और बाती हम में, तो उनको हमारे घर पे देखते थे। और अब जब मैं सेलेक्ट हुआ तो वो मेरी बड़ी अम्मा बनी हुई है, तो मैं बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो मैं उनको कह भी रहा था, आपका मम्मी देखती थी, साथ में मैं भी बैठा होता था मम्मी बड़ी खुश हो रही हैं। तो उसमें भी कंफर्ट लेवल जमाने के लिए, क्योंकि आपको अगर पता है कि ये रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, मैंने किया हुआ, तो कहीं ना कहीं आदमी के मन में डर रहता है। क्यूरियोसिटी तो है ही, खुशी तो है, वो डर भी है। तो ये सब करते करते जर्नी यहाँ तक चली आई। उतार चढ़ाव तो बहुत आए हैं। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि जैसा आप जानते हो एग्रीमेंट हो गया, आप फिर से वो आपको निकाल दिया गया, कभी शो चलता ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं होती है, शो चलना नहीं चलना तो चलो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कितनी बार ऐसा नहीं, मतलब चालू ही नहीं होता, शूट ही नहीं शुरू किया, फिर बाद में कहते हैं सर हमने आपके साथ नहीं कर सकते, ये रिजेक्शंस, ठीक है। वो जो बड़ा पाव वाली स्टोरी होती है, कितने लोगों की सच्ची होती है, कितने लोग तो झूठ बोलते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कितने लोगों की सच्ची होती है। बड़ा पाव ऐसी चीज़ है कि वो मतलब पेट को थोड़ी सुकून दे देता है। आप सोच सकते हो, भागते दौड़ते भी खा सकते हो। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं हमारे, उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो हर कोई लाइमलाइट में रहना चाहता है, स्टार वाली लाइफ हर कोई जीना चाहता है, तो उस पर मत जाओ। पहले खुद को जानो, अगर आप टैलेंटेड हो, आप पैशनेट हो, आपके अंदर जुनून है,
तो शौक से आओ, मैं भी वेलकम करूंगा, ये मुंबई भी आपका वेलकम करेगी। True. नेवर गिव अप। और हाँ, बैकअप ज़रूर लेके आना, क्योंकि बिन पैसों के कुछ नहीं होता है। अगर आपके घर वाले अलाउ कर रहे हैं तो वो लेके आओ और सीख के आओ, क्योंकि मुंबई सीखने का मौका नहीं देती, ये हमने सुना था और सच भी है। तो आप थिएटर कर सकते हो, दिल्ली में कर लो, नोएडा में कर लो, वहाँ पे क्या खाना भी सस्ता है, रहना भी सस्ता है, तो वहाँ पे सीख के आओ, यहाँ जम जाओ। और क्या कितने लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, हम 4 साल से कुछ नहीं हुआ, हम 5 साल से कुछ नहीं हुआ। अरे होगा कैसे यार, कुछ तो तू गलत कर रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ तो तू गलत कर रहा है। अदरवाइज मुंबई इतनी बुरी नहीं है, भरमार का है काम की यहाँ पे। वर्टिकल सीरीज जैसे चल रही हैं, खूब काम है लोगों पे, फिल्में है, वेब शो है, एड 12 फिल्म्स है, टीवी शोज है, कितना काम है यार। सी तो जितने भी वो लोग हैं, डीमोटिवेट ना हो, उसको बोलना भाई तेरी जर्नी तेरे हवाले, मेरी जर्नी मेरे हवाले, मैं अपना काम करूँ तो अपना काम करेगा। और जो भटकाऊ लोग भी हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई ड्रग एडिक्ट, राह दिखाने वाले कम मिलते, भटकाने वाले ज्यादा मिलते हैं। कोई आपको काटेगा, आपके सामने अच्छा बन के रहेगा, पीछे कुछ और। ड्रग एडिक्ट हो गया, कोई दारू के नशे में पड़ गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उनसे दूर रहो भाई। आप फैमिली छोड़ के आए हो, मौज मस्ती करनी थी तो अपने वहाँ भी कर सकते थे, अपने शहर में, राइट? इतना दूर क्यों आए तुम? यही मैं चाहती थी आप रियलिटी चेक दे वो एस्पायरिंग एक्टर्स को, क्योंकि उन्हें 4 लोग बोलते हैं अरे तुम तो हीरो जैसे दिखते हो, तुम तो एकदम मस्त दिखती हो, करके उठ के आते हैं विदाउट एनी टैलेंट, विदाउट एनी स्किल्स। उन्हें ये पता नहीं होता कि सच में मुझे ये करना भी है कि नहीं। फिर थोड़े दिन रुकते हैं, वापस चले जाते हैं, या फिर अगर कोई लड़कियां है they end up somewhere else, in bars, in prostitution। आजकल ये भी है ना, शॉर्टकट बहुत जल्दी ढूंढते हैं, उनको लगता है कि शॉर्टकट, फास्ट मनी। यस, किसी के लिए रिलेशन बना लेंगे या किसी के साथ हम कर लेंगे तो शुगर डैडी कॉन्सेप्ट आ गया है। हाँ, शुगर डैडी कॉन्सेप्ट आ गया भाई। सिंपल सी बात है, एक घर है, आप सिंगल मंजिल का एक घर बनाओ, वो 3 महीने में 4 महीने रेडी हो जाएगा। अब उसी के ऊपर आप बिल्डिंग्स बनाओ, सालों लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एम्पायर खड़ा करना है अपना, तो सालों लगेंगे ना बनने में। तो ऐसे एकदम से आप भी चाहते हो, इजीली नहीं, ओवरनाइट नहीं। और जिसका हमें ओवरनाइट सक्सेस दिखता है, उसकी पीछे की कितने सालों की मेहनत नहीं दिखती है। वो जिस दिन उसका सितारा चमक जाता है वो बस दिखता है। तो लोगों को लगता है ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, ओवरनाइट फेम मिल गया। अब ओवरनाइट फेम से याद आया कि आपने विष्णु जी का रोल किया जी। जैसे आपने शेयर किया कि आपने विष्णु जी के द्वारपाल का रोल किया था, विथ सेम डायरेक्टर यू हैव डन विष्णु जी का रोल, जहाँ पर आप 2100 रुपये का पे चेक ले रहे थे, वहाँ पर आपने 15 हज़ार रुपये सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम डायरेक्टर के साथ काम करके आपने लिए हैं। तो ये जो जर्नी थी काफ़ी पेनफुल रही होगी, काफ़ी स्ट्रगलिंग रही होगी, काफ़ी अच्छे मोमेंट्स रहे होंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। बट इस जर्नी के बारे में जो आपने मुझे ये सब बताया, विष्णु जी का रोल जब मिला, घर वालों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज उनको ही, मतलब सबसे फर्स्ट प्राउड दिल से अगर कोई होता है ना, तो वो घर वाले होते हैं। घर वालों में भी माँ या बाप या फिर दोनों। यस। तो मेरे तो फादर साहब है नहीं, तो मेरी माता जी ही है, तो वो तो खुश हुई थी। मतलब एक तो जर्नी जो चली आई, एक द्वारपाल से लेके यहाँ तक की जर्नी, उसमें चेंजेस ये थे कि एक जो ट्रीटमेंट मुझे वहाँ मिलता था उस वक्त, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ कैरेक्टर एंड हियर आई वॉज डूइंग अ लीड, तो यहाँ से उसमें ट्रीटमेंट में भी थोड़ा चेंजेस था। और उसके बाद जब परफॉर्मेंस आप अच्छी दे रहे हो, तो वही डायरेक्टर मेरे बडी भी बन गए थे, राइट, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने डांटा भी था मुझे, वो अच्छा ही था, कहीं ना कहीं डांटेंगे नहीं तो सीरियस कैसे हो इंसान। तो वो जर्नी इतनी भावुक करने वाली है, यार आपके लिए गर्व एक होता ना, अंदर से फील कराते हैं कि यार कुछ तो अचीव किया। एक वक्त मैं द्वारपाल बन के खड़ा था और आज मैं एज अ विष्णु फ्लोर पे हूँ और यहाँ इज्जत भी मिल रही है। मुझे जैसा मैं करने की कोशिश में था, तलाश में था, ऐसा बड़ा शो मिलेगा, ऐसी एक्टिंग करूँगा, तो वो थी। और इसी के साथ साथ शैतानी रस में भी चल रहा था, राइट। तो दोनों कैरेक्टर आई वाज डूइंग टुगेदर, दोनों शो, दोनों कैरेक्टर। पहले तो बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, घर वालों ने जब फर्स्ट टाइम विष्णु के अवतार में टीवी पे देखा, माय मॉम वाज क्राइंग, लिटरली क्राइंग। माय मॉम सेड कि प्रियम, मतलब तू ऐसा लग रहा है ना कि एकदम भगवान। तो मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे, और वो सुनने के बाद मेरी आंखों में भी आंसू थे कहीं ना कहीं, बिकॉज आई लव माई मॉम। मेरे पास उनकी, वो कहते हैं ना, दुनिया उनके अलावा नहीं है। और हमारे फादर साहब के जाने के बाद उन्होंने ही हमारी देखभाल की है।
4 साल का था मैं, छोटा भाई 1.5 साल का, तो कितनी सारी परेशानियां रही होंगी। तो मैं माँ के लिए ही सब कुछ करता हूँ। मेरी मम्मी मुझे टीवी पे देख के फर्स्ट से लेके आज तक, और पहले तो क्लोज भी नहीं कटता होगा मेरा, 4 लोगों में खड़ा होकर वाइट शॉट लगा दिया, उतना होकर चला गया, तो कहीं बड़ा अच्छा लगा था, मैं डायलॉग तो थे नहीं, फिर अच्छा लगा था, फिर भी आखिर माँ है ना। माँ है। तो ये था, तो उनका आंखों में आंसू था। मैंने भी कहीं ना कहीं देखा तो मुझे लगा यार सच में लुक आ रहा है, ठीक है, और मैं वैसा दिख पा रहा हूँ। तो ऑडियंस रिलेट कर रही थी, कमेंट्स आ रहे थे। सिमारो ने मुझे खुद मेल किया कि प्रियोम, सिमारो टीवी ने, कि प्रियोम यू डिड ग्रेट जॉब एज विष्णु, ठीक है, फिर प्रोडक्शन ने, सब ने। और जिस दिन प्रीमियर था तो अनलकीली मैं क्या हुआ, निकल रहा था बट लेट हो गया, क्योंकि मेरा शो वो भी चल रहा था शैतानी रस्म में, तो मैं पहुंच नहीं पाया समय पे, तो सबने देखा नहीं, ठीक है, मैं भी नहीं देख पाया, बिजी था। तो सब जो नेक्स्ट डे सेट पे बोल रहे, क्योंकि दोनों एक ही प्रोडक्शन के शो थे, तो उसमें वहां से सब लोग गए थे। उन्होंने जो बोला यार, और मुझे तारीफ कम अच्छी लगती है अपनी एज एन एक्टर, तो मुझे लग रहा है यार मजा नहीं है, मैं अपने काम को बोलता हूँ, मैं इसमें और मजा आना चाहिए। पर विष्णु जी जब मैंने देखा टेलीकास्ट हुआ, लोग तो तारीफ कर ही रहे थे, और अचीवमेंट हमारा वही है, पैसों से मत तोलो। अगर मेरे को ताली बजा देना 4 सेट पर, या वैसे बोल दिया अच्छा किया है आपने, मैंने वो काम देखा, तो आदमी का खून 5 किलो और बढ़ जाता है एक्टर, ठीक है, उसी वक्त बढ़ जाएगा, गाल गिलास करने लगेंगे, बोले वाह। तो अच्छा लग रहा था, तो वो अचीवमेंट मतलब अच्छा था। और जैसे आपने कहा कि 2 शोज साथ में कर रहे थे, हाँ। एक आर्टिस्ट का शिफ्ट टाइमिंग इज 12 आवर्स, 1 शिफ्ट इज 12 आवर्स, मतलब आप 24 घंटे काम कर रहे थे। हाँ, उसका रीजन कैसे किया? हाँ। फिटनेस, हाँ। ये जो फिटनेस आपने दोनों शोज में फिट, एंड दैट टू, इसमें 3-4 सवाल पूछूंगी मैं। वो जो ट्रांजिशन है, मतलब जो शिफ्ट है कैरेक्टर का, एक माइथो और एक टोटली जिसमें आपका ग्रे शेड है, शैतानी रस्म में आपका ग्रे शेड है, हल्का ग्रे शेड, नॉट काइंड ऑफ कि विलन था, बट फैमिली के लिए पॉजेसिव था। और हमारा शो स्टोरी बेस्ड यही था कि एक शैतान की पूजा की जाती है, मेरे फादर साहब करते हैं, अब वो हमें धन दौलत देता है। तो फादर साहब का था अगर तुम नहीं करोगे वो तुम्हारे साथ कुछ कर देगा, और मेरा ऐसा था कि तुम लोग रस्में नहीं निभाओगी, जो बीबियाँ होती हैं बेसिकली लड़की ही रस्में निभाती है, तो रस्म नहीं निभाओगी तो हमारा घर परिवार नहीं चलेगा, ऐसा काइंड ऑफ था। उसमें चीखना, चिल्लाना, डांटना, शैतान आया, डरना, बड़े बड़े रिएक्शंस, एक्शन सीन मैंने देखा है आपका। हाँ, एक्शन सीन्स। तो ये जो शिफ्ट है कैरेक्टर टू कैरेक्टर, एंड ऐसे भी नहीं कि बीच में कुछ दिन मिल रहे हैं या फिर कुछ टाइम मिल रहा है, सडन शिफ्ट, ये कैसे किया? एक ट्रू एक्टर, एक सच्चा एक्टर ही कर सकता है। फिटनेस स्केड्यूल, स्लीप स्केड्यूल, डाइट, ये कैसे मेंटेन किया? मेरे को सोना तो मिल ही नहीं रहा था, और सोना चाहता भी नहीं हूँ मैं। सो तो लूँगा एक अरसे के बाद, अभी तो मैं काम ही करना चाहता हूँ, तो वो खुशी थी। बट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है कहीं ना कहीं 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे कैसे काम हो रहा था, उसका एक रीज़न था कि महा एपिसोड आ गए दोनों शो में। पहले फुटेज में यानी कि मंडे टू सैटरडे आधा घंटा टेलीकास्ट होगा, और जैसे ही महा एपिसोड आए तो वो 1 घंटे हो जाता है, और बैंक होता नहीं है टीवी शोज़ में, फटाफट मंडे टू सैटरडे टेलीकास्ट है, और तुम्हारा जो आज शूट हो रहा है वो कल ही दिखाया जा रहा है, इस तरीके से हो जाता है। तो इसलिए जब महा एपिसोड आ गया, 1 घंटे काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या हुआ कि हमको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, बिकॉज फुटेज निकालनी है, तो हमको 17 घंटे एक सेट पे। अब दोनों शोज़ में मेरे कैरेक्टर्स हैं, और दोनों ही महा एपिसोड में आ गया, दोनों की फुटेज बढ़ गई है, तो मुझे उसके लिए निकालना पड़ा टाइम, यानी कि मैंने कहा नहीं सोना है भाई। तो जैसे ही रात भर यहाँ शूट चलता था, सुबह की शिफ्ट वहाँ लगी होती थी, वो लोग मेरे टाइम के हिसाब से मैनेज कर लेते थे, बिकॉज अच्छे लोग थे, तो उनको मालूम है कि प्रियोम से करना है। तो जैसे मेरा ये पता है कि वो जाना है, मेरा पहले निकाल दिया विष्णु जी वाला, और उसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा होता नहीं था कि ग्रीन पर्दे पे बैठे होंगे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, जो बात हो रही है कर रहे हैं, तो वो हो जाता था। फिर यहाँ अब जैसे कैरेक्टर शिफ्ट कैसे करते हैं, उसका क्या है, तो एक्सपीरियंस, बिना महादेव और बिना गुरुजी महाराज की कृपा के मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव एक है जो आदि अनंत है और देवों का देव है, और सारी प्रजा उन्हीं की है, तो उनकी बिना एनर्जी के, उनके बिना आशीर्वाद के तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि जो मैंने सीखा है उससे क्या है कि मैं जब एक कैरेक्टर को जीता हूँ, मेरा आज भी यही है, मैं उसको 12 या 13 घंटे 14 घंटे जिया, उसके बाद जैसे ही मैं सेट से निकलूँगा तो मैं आई एम द प्रियोम। तो वहाँ भी ऐसा ही था, जैसे ही विष्णु जी वाला था तो मैंने किया उसको उसके हिसाब से। बट फिर से जब हम यहाँ आ गए तो यहाँ अपना मेरा क्या कैरेक्टर नेम क्या था इसमें, प्रतीक बन गया। तो प्रतीक का जो मैंने जो शेड्स थे वो पकड़ लिए, प्रतीक से निकला तो फिर जैसे घर पहुंचा तो प्रियोम बन गया। तो वो एक्सपीरियंस है, मतलब कर सकते हो बट उसको उतना दिमाग में नहीं घुसाना, यू नो। अब ज़्यादा मैं घुस जाता अगर विष्णु जी वाले में, तो उसको निकालना मेरे लिए हावी हो जाता। तो मैं क्या एक कैरेक्टर को पकड़ता हूँ, जहाँ तक चला वहाँ छोड़ के दूसरे को पकड़ लेता हूँ उसके हिसाब से।
जैसे महादेव का रोल मोहित रैना जी ने किया था, काफ़ी वो महादेव करके फेमस हुए हाँ। थे। जब लोग कहीं पब्लिकली उन्हें मिलते थे तो भोले लोग, ऑडियंस आपको पता है कितनी भोली होती है, हाँ, कितना हाँ, प्यार हाँ, देती है, बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते पे मिलते थे, कहीं मिलते थे, जाकर उन्हें पैर पड़ते थे। उनकी मतलब लिटरली लोगों ने पूजा तक की है। उनका फोटो, कितने फैंस के घर पे उनका फोटो महादेव का अरे फोटो करके है। अरुण गोविंद क्या नाम है जिन्होंने राम जी का किरदार Yes. निभाया था, उनके साथ तो होता था, लोग रोते थे Yes. एग्जैक्टली, जहां चले जाते थे तो भीड़ उमड़ के आती थी कि हाँ साक्षात राम, साक्षात राम आ गए। यस, उनकी छवि और उन्होंने उस कैरेक्टर को लेके इतना प्यारी छवि दिखाई लोगों को कि लोग मानने लग गए, ये होता है। राइट। ऐसे कोई एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस मेरा रहा है। जब मैं दिल्ली रामलीला कर रहा था लाल किले पे, तो जैसे रात को मैंने रामलीला की और दिन में ग्राउंड पे क्या है पहले ही पहुंच जाते हैं, बिकॉज मेकअप है, आपके हेयर है, ड्रेसअप है, और टाइम पे ग्राउंड पे आपको चढ़ना है स्टेज पे, बिकॉज वो तो लाइव है ना, आप टाइम से जाओगे टाइम से आ जाओगे। तो वहाँ कुछ 3-4 लोग थे और भी थे। तो जब उनको पता चला कि यही राम प्ले कर रहे हैं तो अचानक से वो आ गए, अरे अरे राम जी आ गए। मैं क्या राम जी तुम, मैं गेटअप पे हूँ, मतलब आप फील कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं ऐसी छवि छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन अभी तो पाप मत चढ़ाओ, अभी तो प्रियो नहीं हूँ। तो ये तब वो एक्सपीरियंस बट बड़ा माइंड ब्लोइंग था। मतलब ऐसा था कि हाँ यार, मैंने बताया ना, एज एन एक्टर आप कोई काम कर रहे हो और आपको आपकी उसको लेके तारीफ हो जाए तो उससे बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। तो ये वाला एक्सपीरियंस वहाँ हुआ था। नाइस। अब थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल देखते हैं। ओके। आपने कई बार माइथो में किया है, जी। तो माइथो में कोई भी, नॉट ओनली माइथो, कोई भी आप ऑडिशन में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस रोल के लिए हज़ारों लोगों ने ऑडिशन दी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको विष्णु का रोल मिला तब हज़ारों लोगों ने दी होगी। हाँ बिल्कुल। तो आई बिलीव इन दीज थिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ चोजन वन। क्या आप बचपन में मंदिर जाते थे? हाँ। आर यू अ स्ट्रॉन्ग गॉड बिलीवर? यस, सुपर स्ट्रॉन्ग। मैं आज जो कुछ भी हूँ भगवान महादेव की कृपा की वजह से हूँ, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मम्मी का आशीर्वाद तो दुआएं तो है ही, उनसे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं आज मैं जो कुछ भी हूँ। और मम्मी ने कहा भी था जब मैं घर छोड़ के आ रहा तो एक ही बात कही थी कि कम खाना पर किसी का दिल ना दुखाना, क्योंकि प्रेम किसी की बद्दुआ लेके चलेगा ना, वो जीवन भर साथ रहती है। राइट। कभी भी कहीं भी आ सकती है। और भगवान में आस्था मैं इसलिए बिलीव करता हूँ, एक तो भगवान, कभी कभी आप घबराते हो ना तो हर चीज़ को लगता है कि ऊपर वाला देख लेगा, तो एक तो वो आस्था वो जुड़ी हुई है, हमारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हर किसी का आस्था, हर धर्म की आस्था, उसके लिए नहीं बोलूँगा। तो वो विश्वास होता है। एक होता है मतलब बिलीव करना, मैं सुपर बिलीव करता हूँ कि हाँ है, शायद वो यहाँ भी होंगे बैठ के सुन रहे होंगे, शायद वो वहाँ भी होंगे। कितनी बार मुसीबतें आई हैं, उन्होंने उस चीज़ से लड़ना मुझे इसलिए सिखाया ताकि अगर मैं तुझे हर प्रॉब्लम से बचा लूँगा तो तू क्या सीखेगा। राइट। तो मैं सुपर बिलीव है मेरा भगवान में। और मैं सुबह जब भी काम पे जाता हूँ या आता हूँ तो शुक्रिया, जाते वक्त शुक्रिया, आते वक्त शुक्रिया। इसीलिए कहा मैंने यू आर द चोजन वन, एंड दैट्स व्हाई ही चोज यू फॉर दैट रोल, एंड because he knew that you gonna give justice to that role. yes हाँ, विष्णु प्ले किया तो कहीं ना कहीं भगवान की इसमें मतलब उनका मर्जी सबसे थी। बड़ा वो तो हर रोल में उनकी yes, मर्जी होती है, yes. नॉट भगवान। बट भगवान जो किया, भगवान का रोल करने के लिए इतना है, थोड़ा सा आपको मन को साफ रखना होता है उस वक्त तक जब आप वो रोल कर रहे हो। Right. कितने लोग नहीं करते, बट मेरी ऐसे भगवान का रोल करने जा रहा हूँ तो पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि मैं आपकी छवि निभाने जा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। क्या आप खाने पीने में कोई चेंजेस करते हाँ थे? करता हूँ। कोई जब मैं सेट पे विष्णु जी में प्ले कर रहा था या रामलीला जब करता हूँ तो उन दिनों कोई नॉनवेज नहीं, दारू वारू कुछ नहीं। तो सेट पे जब मैं रहता था नॉनवेज नहीं खाता था, इवन एग्स भी नहीं खाता था सेट पे। मैं उनको उसके हिसाब से, दूसरा कोई शो वहाँ तो चल जाता है, पर ये थोड़ा डिवोटी है ना, और हम लोग हिंदू हैं तो हमारा थोड़ा सा प्योरिटी फेस पर आने के लिए चाहिए। वो अंदर से अगर हम वो फील करेंगे तब वो फेस पर आएगी। हाँ, और वो एट द एंड वो जब शो टेलीकास्ट हुआ, जब चल रहा था, वो आ भी रहा था स्क्रीन पे, तो मैं और खुश हुआ। इसलिए ये है। सो एज अ एक्टर करियर का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, सिर्फ एक्टर नहीं, कोई भी एज अ ह्यूमन बीइंग, हर इंसान का करियर का ग्राफ, लाइफ का ग्राफ उतार चढ़ाव होते हैं। यस। तो जब फेम टॉप पर होता है, पीक पर होता है, तब आपने उसे कैसे हैंडल किया? और जब डाउनफॉल आया, क्योंकि डाउनफॉल हर किसी के जीवन में आता है, बिल्कुल।
उसे कैसे टैकल किया विदाउट, ये तो अभी नए टर्म्स आए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल, अपने मॉम डैड के टाइम पे ये सब कुछ नहीं था, मेहनत ही थी सिर्फ। मेहनत ही सब कुछ। तो डाउनफॉल को हैंडल कैसे किया? एक ही चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस की है, और वो ऐसा नहीं कि मेरे जहन में पहले से थी, ये मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे ली, या जो मेरे घर वाले उनसे ली, कि अब तुम सब दिनों पे एक से रहोगे ना तो तुमको ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब फेम था मेरे पास, फेम है जैसे अभी मेरे पास, जब काम था मेरे पास, मान लीजिए मेरा शोज चल रहा है, फ़ैन बन गए, फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी हो रही है, लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे अपने अपने मेल्स भेज रहे हैं कि सर आपने ऐसे ऐसे किया, जहाँ लोग जा रहे तेरा शो चल रहा है, या डिस्प्ले पे हाईलाइट हो रहा है कोई भी शो, तो उस वक्त हर किसी के मन में आता है कि यू आर द स्टार, तेरा फेम है, तो ये मैं तो मैं को तो मानता नहीं हूँ यार। क्या मैं है, जीवन में कुछ भी निर्धारित नहीं है। ठीक है, स्टार वाली लाइफ में जी रहा हूँ, जीऊँगा, और स्टार का भी एक जगह स्थिर नहीं होते, लेजेंड्स होते हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन साहब हो गए, जैसे के मेनन साहब थे, या फिर अपना यार रहमान हो गया, तो उसको मैं एक ही करता था, मैं सेट पे हूँ, प्रियोम हूँ, जैसी सेट से आया मैं अपना मस्त, मुझे लगा वर्सोवा बीच के जाके एक बोतल टिकाने का है कि तो बियर बांधने का, तो मैं चला जाता था, मैं भूल जाता था कि आई एम द फकिंग दिस एंड दैट। लोग क्या सोचेंगे, सोचते रहो। तो इसलिए डाउन हो रहा है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। यस, पर रिजेक्शंस, डाउनफॉल यानी बैक टू बैक रिजेक्शंस आ रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, कोविड के टाइम पर सबसे ज़्यादा, एंड आफ्टर कोविड मार्केट काफ़ी चेंज हुआ। हाँ, ये सारी चीज़ों को, मतलब फेलियर्स को, एंड बहुत सारे फेलियर्स के बाद ही तो सक्सेस मिलता है। वही तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी है, मतलब एक पहचान है। तो ये सारे फेलियर्स को कैसे टैकल किया? रिजेक्शंस होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर को रिमोट है कि मैंने बदल दिया तो उस मोड पे लग गया। रिजेक्शंस जब होते हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं दर्द होता है यार, पेन तो होता है। मेरा एक अभी पीछे की बातें हैं, कुछ 2-2.5 साल पुरानी बातें। उस वक्त क्या था, मेरा कहीं से कोई काम नहीं बन रहा था, सारे काम, इवन मुझे कुंडली भाग्य में ले लिया गया, नेगेटिव शेड्स शूट करने वाले 3 दिन बाद, मैं 1 दिन का शूट भी करके आ गया। फिर क्या, IPL टेलीकास्ट होना था, तो उस बीच उन्होंने उस किरदार को रोक दिया, होल्ड कर दिया। मुझसे बोले ये बस 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद दोबारा से शुरू करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इतने दिन से बैठ के वेट कर रहा हूँ, अभी भगवान ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसको थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। 1 महीने के बाद सवाल पूछ रहा हूँ, और 1 महीने के बाद करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो आप प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी को। इस बीच मेरे पास जो और काम आ रहे थे मैं उनको छोड़ रहा था। मेरे पास कुंडली भाग्य था, अच्छे बजट में, हिट शो, तो मैंने कि इसमें 3 महीने 4 महीने मेरा किरदार चला, और टचवुड मैं तो आगे बढ़ाऊंगा उसको, जब अपनी दिलो जहाँ से एक्टिंग करूँगा तो आगे ही जाएगा। बट 3 महीने के बाद सडन में उन्होंने किसी और लड़के को कास्ट कर लिया, और मेरा जो दिमाग खराब हो गया। मैंने कि यार ये तो होगा, तो मैं आई वॉज क्राइंग, मतलब पूरी रात रोया मैं बैठ के। मैंने कि यार क्या होगा अभी यहाँ बॉम्बे। तो उस वक्त मुझे ऐसा हुआ कि मुझे 1.5 महीने के लिए अपना घर जाना पड़ा। मुझे अपने जो मेरे फ्लैट्स पे सारा सामान था, इवन AC, बेड सब, हाँ, मैंने उसको जब करके दे रखा। और उस वक्त मुझे असली चेहरा पहले से भी मालूम था, लेकिन उस वक्त और पता चला। तो जो लोग मेरे अपने थे उनको मैं बोझ लगने लग गया। यानी कि किसी के घर पे मेरा बेड पड़ा है, वो यूज़ तो कर रहा है, चलो ठीक है। किसी घर पे मेरे बैग पड़े हैं, किचन का सामान पड़ा है, तो मुझे बोल रहा है भाई कब आएगा, उठा लेना, भीड़ हो रही है। मैंने कहा वाह, भीड़ हो रही है। जिनको मैंने 6-6 महीने अपने घर में रखा, उन्होंने शब्द बोले कि भीड़ हो रही है। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो उस वक्त आई केम बैक, मुझे टचवुड जासवंत का पोरशपुर 2 मिला, पे आउट भी अच्छा खासा था, और तो मैं उस वक्त यहाँ आया। तो मेरे मन में था कि 5 दिन का काम है, करके फिर से वापस आ जाऊँगा। मेरा फ्लैट था ही नहीं, तो मैंने किया, आ गया। मैं आने के बाद करा, उसके बाद मुझे लगा 3 महीने के बाद पैसे देंगे, लेकिन मुंबई है ना, भगवान गलत नहीं करा किसी के साथ। तो उन्होंने बोला जो तुम्हारा TDS इतना बना है, इतना पर डे पे, इतने दिन शूट किया, तो एक काम करो कैश में ले लो, TDS मत लो। मैंने कहा वाह ऊपर वाले तेरी मर्जी। ने सोचा 3 महीने के बाद मिलेगा, तो उन्होंने पैसा दिया। फिर से मैंने एक PG लिया। मैंने कहा चलो कुछ दिन और कोशिश कर लेते हैं। जासवंत उस मामले में बहुत सही है, अच्छा है, हमने साथ में किया, तब भी उन्होंने दिया था कैश में के ले लो। तो मैंने PG ले लिया। एक PG के बाद फिर से जर्नी स्टार्ट की। देन आई गॉट दीज 2 शोज, वन कोल्ड शैतानी रस्म एंड ये। तो उसके बाद से गाड़ी अच्छी खासी चल रही है, टचवुड चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। ये भी अच्छा है, इसमें सिखाता है ये तुम्हारे अंदर पेशेंस कितनी। तो रिजेक्शंस की ये बात है, मैं रोया हूँ कितनी बार बैठ कर रहा हूँ कि ये किरदार मुझे करना था,
कितनी बार ऐसा होता है मॉक पे जाते हैं हम, नहीं हो पाता, बिकॉज ये भी एक राउंड है, आपने पहले ऑडिशन राउंड दिया, फिर लुक टेस्ट दिया, फिर आगे अगेन उन्होंने कोई स्टोरी चेंज कर दी है उसमें, तो फिर से आपके पास स्क्रिप्ट आ गई हैं, फिर से आपने दोबारा दिया, आप मॉक पे गए हो, अब आपको उम्मीद है कि आप 2 लोग हो, एक मैं एक वो, आप नहीं होते हो तो उसमें रोना आता है कि यार अच्छा किरदार था, करना था, इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता था, बट तुम्हारे हाथ में नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लक। मैं हो सकता है सामने वाले को मुझसे ज़्यादा नीड हो यार, मगर वो हो गया तो अच्छी बात है ना, इवन कोई भी हो, तो मैं तो ऐसा सोच लेता हूँ। अब जाके थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि हाँ अब इतना रोना गाना नहीं आता कि ब्रो लाइफ अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जितना हंसी से खुशी से रहोगे मस्त रहेगा। जैसे एक शायरी याद आ गई कि पाँव बेचकर सफ़र खरीदे, सफ़र बेचकर राहें, कि पाँव बेचकर सफ़र खरीदे, सफ़र बेचकर राहें, आज जो खुद को बेच चुका हूँ सबकी पड़ी निगाहें। वाओ। तो सब लोग एकदम से कहते हैं वाओ ब्रो वर्साचे, ब्रो दिस इज गुच्ची, क्या मजे ले रहा तू, अरे इससे पहले का स्ट्रगल तो देख, मैं खाने के लिए तरस रहा था भाई, तो पाँव बेचकर सफ़र खरीदा है यार, सफ़र बेचकर खरीदी राहें, और आज जो खुद को बेच चुका हूँ सबकी पड़ी निगाहें। पहले तो कोई नहीं बोलता था भाई, पहले जजमेंटल थे तुम सब, अभी तुम वाह वाह ब्रो ब्रो कर रहे हो। तो मैं इस मामले में बड़ा प्योर हूँ, मैं किसी को जज नहीं करता, किसी की जर्नी कहीं से भी शुरू हो सकती है, सीरियस बता रहा हूँ मैं, तो किसी को जज मत करो। पता चले कल यही आदमी IAS बना बैठा हो या जज बना बैठा हो, तुम उसके सामने प्लीज़ प्लीज़ करो मेरा केस लड़ लो, नो कभी मत करो। मैं ये लोग आजकल के मामले में बड़े बड़े चुग्गू हैं, मतलब मैं सीधा बोलता हूँ, जजमेंटल हो जाते हैं छोटी छोटी सी बात पे, तू नहीं कर पाएगा। जैसे गाँव में जब मैं आ रहा था, एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ, हमारे ही मोहल्ले में 1-2 लोग थे, मुझे क्या था बचपन से बड़ा शौक था बन ठन के निकलने का, निखारने का खुद को, तो शायद ये भी इसलिए हुआ कि मुझे कुछ करना था। तो एक ने मुझे बोला कि ये ना बिगड़ गया, पापा इसके हैं नहीं, मम्मी की सुनता नहीं है, तो ये हरामी हो गया। अब ये बात मुझे किसी ने बता दी कि उस आदमी ने ये बोला है। मैं जाके उसका ऐसा गिरबान पकड़ लिया, तो मैं कहा सुन बे, मैं BC से जो कुछ भी है, मैं कहा आज जो हूँ कल का नहीं पता किसी का भी, तू मुझे अगर अगली बार ऐसा बोला ना, और जबकि मुझसे एज में बहुत बड़े थे वो, ठीक है, परिवार के ही थे, हाँ मम्मी ने मारा भी था इस बात पे कि तू अगर तुझसे बड़े हैं बोल भी दिया तो चुप रहता। मैंने कहा मुझे क्यों बोलेंगे ये, तो मैं ऐसा था, कड़ू था, क्रेजी था हर चीज़ के लिए, पागलपन रहता था मेरे सवाल कि ये करना है तो करना है, तो इसलिए आज तक नहीं सुनी। और उसके बाद से क्या हुआ, फादर साहब थे नहीं, और यहाँ जब आना रिस्की था, फिर ये भी फियर था कि कुछ बनूंगा, कब बनूंगा, ऊपर वाले सवाल पूछता था मैं कि कब बनूंगा, कैसे चलेगा, सब कुछ करना है मम्मी के लिए, इतनी सारी ड्रीम्स हैं मेरे कि मम्मी को जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, अपना पैसे कमाऊंगा तो मम्मी को ये भेजूंगा, मम्मी को ये सुख दूंगा। और आज भी मैंने पहली गाड़ी ली थी अपनी मम्मी के लिए घर पे, बुलेट ली, भेज दी घर पे छोटे भाई के लिए, R15 ली, छोटे भाई के लिए दी। यहाँ मैं भले ही ऑटो से चलता था, सॉरी अब तो मैंने नई बाइक ले ली, कार भी ले ली, बट पहले जो चलता था, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, पहले चलता था, भले मुझे खुशी ये होती थी मैं भले ही यहाँ कर रहा हूँ, पर सबसे पहले मेरे घर वालों को सुख सुविधा मिलेगी तो मैं खुश हूँ, बिकॉज मैंने कहा ना मैं अपनी माँ के लिए इतना प्यार करता हूँ, खुद को बेच दूंगा मेरी मम्मी खुशी के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो स्ट्रगल और रिजेक्शंस ये तो सिखा दिया अब तो, क्योंकि एक एक्टर ऐसे नहीं होता, दिल और दिमाग से भी तुमको एक्टर बनना ही पड़ेगा, बिकॉज तुमको लगेगा कि ये एक्टिंग है। तो जैसे मनोज बाजपेयी साहब ने कही, या उनसे एक सवाल पूछा गया था विनोद खन्ना साहब से कि तुम एक्टिंग तुम्हारे लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग क्या है, आप रियल लाइफ जियो, उसको सोचो आप एक्टिंग कर रहे हो, और जो पर्दे के सामने कैमरे के सामने कर रहे हो उसको सोचो आप रियल कर रहे हो। राइट, मतलब जो आप जिंदगी में चल रहे हो उसको सोचो एक्टिंग है। अगर रोना आ रहा है तो हट जाओ, हंस जाओ कि चलेगा यार, रोके क्यों रहूंगा, एक्टिंग कर ले तो हंसने की, यू नो। तो यही सब चीज़ें हमारे हर एपिसोड में हम एक डूज एंड डोंट्स वाला एक सवाल रखते हैं, क्योंकि हर पॉडकास्ट में हर जगह क्या करना है हर कोई बताता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, खासकर वो व्यूअर्स जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, जो किसी गांव के कोने में बैठकर शायद ये देख रहे हैं और उनकी चाह है कि मुंबई आना है एक ना एक दिन, सपना है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए आप क्या डोंट्स बताओगे? बिकॉज क्या करना है हर कोई बताता है, क्या नहीं करना है ये हर कोई नहीं बताता, और वो क्या नहीं करना है वही इंसान बता सकता है जो काफ़ी स्ट्रगल से हो गुजरा है। क्योंकि ऐसे जो मासूम लोग हैं, जो एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है। यस एग्जैक्टली, रियलिटी, फेक होप्स नहीं, रियलिटी चेक देने की ज़रूरत। रियलिटी यही है कि पहली बार तो जब आप आओ, जो मैंने बोला अभी पीछे कि बिल्कुल तैयार हो के आओ
कि अब मैदान में उतरने वालों युद्ध बाकी है, क्योंकि ये मुंबई है, माया नगरी है, और ठीक है तो आसानी से कुछ नहीं होता। बट अगर आप कामयाब हो जाओगे, उसमें लगे रहो, तो कामयाब तुमको बना के छोड़ेगी बॉम्बे, खाली नहीं भेजेगी। तो सबसे पहले क्या, उन लोगों से दूर रहना, क्योंकि आजकल कास्टिंग काउच, धोखाधड़ी, कि इतने लाख रुपए इतने हज़ार रुपए दे दे तेरा काम हो जाएगा, तुझे मैं इस शो में इस किरदार पे, इस रोल पे तुझे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, जो लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि वहाँ जाएगा तो फंस जाएगा, वहाँ जाएगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। यहाँ की दुनिया बड़ी मासूम है, सब लोग इतने बिजी हैं क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। कल के टाइम तुमको अपना खर्च उठाना है तो उसके लिए कमाना पड़ेगा, सिंपल। तो ये दो चीज़ें। और बाकी जो डीमोटिवेट जो लोग हैं, जो तुमको सुनाते हैं, बताते हैं, उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। स्ट्रगल करो यार, अगर तुमको सोना है ना, तुमको सो जाओ तुम बस स्टैंड पर जाके, तुमको पता है अगले दिन तुम्हारा ऑडिशन होना है, सो जाओ भले ही, लेकिन लगे रहो। हालांकि मैं तो कह रहा हूँ ऐसी नौबत ना आए किसी को, अगर ऐसा कुछ है तो भाई मत ही आओ, मेरा तो ऐसा मानना है। क्योंकि ऐसे में तुम एक्टर बनने आओगे, तुम 4 दिन सोओगे बाहर, तो तुम्हारी दिमाग वैसे ही काम नहीं करेगा, तो इससे बेटर है तो मत ही आओ, ठीक है। क्योंकि खाली भी कुछ नहीं मिलने वाला है। आज के डेट में क्या है, दिमाग के साथ साथ उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, एटीट्यूड क्या है, वो भी देखता है। एंड मनी इज नेसेसरी, मनी इज नेसेसरी, विदाउट मनी मत आओ यार। आपके पास बैकअप नहीं है तो पहले वो बैकअप बना लो, 2 साल 4 साल, ये रियलिटी चाहिए। जॉब वॉब कर लो कुछ, उसके बाद, या फिर इतना तैयार होना चाहिए कि तुमको पता है कि हम जाते ही हम 2-4 दिन में 5 दिन में काम ढूंढ लेंगे, तो तुम्हारे पास एक रोलिंग हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, तो तुम ऐसा कर लो, सिंपल ये। आपने एक एडवर्टीजमेंट की है हाँ, विद सानिया मिर्जा, यस, क्या कहोगे, क्या एक्सपीरियंस था खूबसूरत था with someone who is A-lister, such a big personality? yes. And क्या एक्सपीरियंस था? How is she as a person? रूड है, प्यारी है? नो ब्यूटीफुल, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जितने जैसे सामने से दिखने में लगती है वैसे उसको दिल से भी है एकदम जाते ही। हालांकि मैं नर्वस था, इसके साथ में टेक करना है, और वो मेरी को एक्टर बनी है, तो मैंने कि यार कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डायलॉग बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। और मैं तो उसको देख ही रहा था क्योंकि टीवी में देखा ना, एक टाइम जब बैडमिंटन की वो स्टार बनी थी, सब जगह पूरी जगह न्यूज़ कवरेज हर जगह, तो आई थॉट यार हाँ। तो जैसे कि सामने उसने कहा हाय, मैंने कहा हाय मैम प्रियोम, तो मुझे बोली सानिया मिर्जा। मैं कहा आपको कौन नहीं जानता आपको नाम बोलने की जरूरत नहीं है, तो हंसी वैसे करके, मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई चुपचाप बैठी, शूट किया, चली गई, खूबसूरत था। And she made you comfortable on set. Yes. वो तो जो nervousness थी वो. Yes. मजेदार. Nice. एक टीवी इंडस्ट्री का सवाल है। टीवी इंडस्ट्री की क्या क्या मुश्किल है? जैसे आपने शुरुआत में कहा था, इन लोग पे चेक टाइम पर नहीं देते, यही मुश्किल है, 90 days. बस यही मुश्किल है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है कि जैसे काम करें महीने में पैसा आ जाए तो अच्छा लगता है। और टीवी बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ सिखा देता है, 3 महीने 4 महीने में टीवी बहुत कुछ सिखा देता है। आपको पूरा निचोड़ के वो एक अगले स्टेप के लिए रेडी करता है, बड़े पर्दे के लिए भी रेडी करता है। हाँ, सारे लोग, कितने लोग हैं जो टीवी से निकले हैं, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह शर्मा, मृणाल ठाकुर, एंड हीरोइनें भी है, कितने निकली हैं टीवी से। तो टीवी तो बेस्ट है यार, पर डे जा रहा है, एवरी डे तो महीने में 20 से 25 दिन काम कर रहे हैं, रोलिंग घूम रही है, पैसा आ रहा है, और क्या चाहिए और टेलीकास्ट भी हो रहा है। ट्रू, घर पहुंचते हो ना, घर पहुंचते हो, एकदम बूम होता है। हाँ। और अगर टीआरपी हाई हो गया, शो अच्छा चल रहा है, तो फिर तो बल्ले, इट्स ऑल अबाउट लक यार। फिर एंडोर्समेंट्स आते हैं, सब आते हैं, तो फाइनेंशियली आपको टीवी काफी स्टेबल कर देता है। फिर क्या है, आपको क्या है, 12 से 13 घंटा, 14 घंटा काम करना पड़ता है, एवरीडे आपको बोलना है, तो आपका तो आपकी जो दिमाग की मेमोरी है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, फिर आप कैचिंग पावर आपकी हाई हो जाती है, बढ़िया है, बेस्ट है। आपके रोल मॉडल सबसे पहले मेरी माता श्री, उसके बाद अगर रोल मॉडल कहूँगा मैं रणवीर सिंह, इंडस्ट्री में, बिकॉज उसकी जो एक्टिंग का जो एक अपना अलग ही ओरा है, जो पद्मावत में उसने किया डूब के, और भंसाली साहब तो कमाल है, मतलब उनकी फिल्म में काम करना मेरी दिली इच्छा है, और मैं कर भी पाऊंगा, एक दिन करूंगा फॉर श्योर। यस, फॉर श्योर। हाँ, यस, ऑल गुड विशेस फॉर यू। या थैंक यू सो मच। एंड ऐसा कोई एक्टर whom you look up to and you want to share screen with, one male one female?
वन मेल तो फर्स्ट में कहूँ रणबीर सिंह एंड सेकंड वन दीपिका पादुकोण। जब मैंने उनकी पहली फिल्म देखी थी ओम शांति ओम, एंड उसमें जो उनका, हालांकि शाहरुख साहब तो सर तो है ही, वो तो कमाल है, वो तो हर कैरेक्टर में छा जाते हैं, बट उनके साथ साथ जो जोड़ी लगी थी वो भी अच्छी। तो मैं इन दोनों के साथ ही काम करना करना चाहूँगा, और हो सकता है करूँगा ही, हो सकता है नहीं, होगा ही। यू गोना मैनिफेस्ट दैट। हाँ, यस, ऑब्वियसली आई बिलीव। यस। तो अच्छा है। लास्टली, फ्यूचर के क्या प्लान्स है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, एंड अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हो? अगले 5 सालों में मिलियनर, मेरा खुद का प्रोडक्शन होगा। हॉलीवुड का कोई प्लान? हॉलीवुड का प्लान है, चाहता हूँ हॉलीवुड जाऊँ, नहीं भी जाऊँगा तो मुझे अफसोस नहीं है, मैं अपने बॉलीवुड में रह के बहुत हैप्पी हो? यस, मैं अपना बॉलीवुड में रह के बड़ा खुश हूँ। मुझे नहीं, जो काम एज एन एक्टर जितना मिलेगा वो अच्छी बात है, कि मुझे दूसरा वर्ल्ड भी जाने, ठीक है, दूसरा कंट्री भी जाने, तो मैं चाहूँगा करना कि वहाँ तक भी मेरी आगाज़ पहुँचे, कि एक एक्टर है जो हमारी बॉलीवुड में से लेके हॉलीवुड तक आ गया है। तो ये है, और बाकी पैसा तो कमाना है, पैसा है तो सब कुछ है ना, क्योंकि मैं पैसा सबसे ज़्यादा इसलिए कमाना चाहता हूँ ताकि मेरी मॉम को उस एज तक मैं सब कुछ दे दूँ। तो पैसा मेरे लिए से ज़रूरी है। मैं पैसे से इतना प्यार नहीं करता, मैं उसको रोक के नहीं रखता, बांध के नहीं रखता, मैं उड़ा देता हूँ, जैसे आता खाता हूँ, पीता हूँ। अब मैं एक लैंग्वेज भी बोलता हूँ कि पीता हूँ तो जीता हूँ, पीऊँगा नहीं तो जीऊँगा कैसे यार। अब लोग पूछते हैं कि मेंटेन कैसे रहता है, भाई ये तो अपना दिमाग है ना, ब्रेन जैसा सोचोगे वैसे सोचोगे। अब जब मैं 2 शो कर रहा था तब भी मेरा कुछ नहीं हूँ, मैंने अपना को मेंटेन रखा। थोड़ी बहुत दिखाता हूँ तो भी मेंटेन रखता हूँ। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन ब्रो, जैसा दिमाग में आएगा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ शोज हैं, अभी लीक तो नहीं कर सकते। आई विश वो जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी सबकी नज़रों में आ ही जाएगा। तो ये है। थैंक यू प्रियोम फॉर ऑल योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, वो सारे टिप्स जो आपने हमारे व्यूवर्स के लिए दिए जी, फ्री ऑफ कॉस्ट व्यूवर्स के लिए। ऑफ कोर्स दोस्तों के लिए तो दिलो जान दोनों हाजिर हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। तो देखते रहिए दर्शकों अपना पॉडकास्ट, जल्द मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच, प्यार दीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू।